अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय हमनशा। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए नॉवेल गिरदाव की छठी किस्त सुनते हैं। जंगल की सुबह रात से बहुत मुख्तलिफ थी। रात की तारीकी और जानवरों की आवाज़ें मिलकर माहौल को हौलनाक बना रही थीं, लेकिन सुबह बहुत खूबसूरत थी। सुबह का आगाज़ परिंदों की चहचहाहट पर आंख खुलने से हुआ था। शहरयार ने खेमे से बाहर निकलकर देखा तो सूरज की किरणों के घने दरख्तों से छनकर आने के बायस जंगल का रंग ही बदला हुआ था। मसनूई रोशनियों के मुकाबले में इस कुदरती रोशनी में वहां मौजूद गुल बूटे अलग ही रंग दिखा रहे थे। फिर जंगल की एक मखसूस महक थी जो सुबह की ताज़ा हवा के साथ शामिल होकर नथनों में दाखिल होती तो अंदर तक फरहत और सरशारी का एहसास होता। गुड मॉर्निंग, इकबाल बाजवा ने करीब आकर कहा तो शहरयार ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या देख रहे हैं? शहरयार के मुतवज्जा होने पर इकबाल ने पूछा। शायद अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह, शहरयार ने बहुत सच्चाई से जवाब दिया। हाँ, यहाँ सुबह बहुत खूबसूरत लगती है, ख़ास तौर पर सारी ज़िंदगी शहरों में गुजारने वालों को तो यहाँ आकर अलग ही मज़ा आता है। इकबाल बाजवा शहरयार की ज़बान से तारीफ सुनकर खुश हो गया। वो यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर था और जंगल की तारीफ इसे अपनी ही तारीफ लगी थी। चुनाचे वो शहरयार को जंगल के बारे में मज़ीद मालूमात भी फराहम करने लगा। ये जंगल अपनी नौइयत के एतबार से बड़ा मुनफरिद है। यहाँ सहराई इलाके भी हैं, घने जंगल भी और आबाई ज़खायर भी। पीराबाद से जो नहर गुजरती है वो यहीं से तो होकर जाती है। माहौल के इस तनव्वुर की वजह से यहाँ का हैवानिया और नबातिया भी बड़ा मुतनव्वे है। यहाँ बेशुमार किस्म के दरख्त, पौधे और जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। जानवरों में चितकारा, गज़ाल, पाड़ा, नीलगाय, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली, रेतीली बिल्ली, भेड़िया, गीदड़, लोमड़ी, नेवला, चतल सब मिलते हैं। साथ ही कई किस्म की बतखें, तीतर, तलोर, शाहीन, शिकरे, गिद्ध, हुदहुद, मुर्ग, उकाब, चील और किंगफिशर भी पाए जाते हैं। अभी हम शिकार करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तीतर तो यहाँ बहुत है और हम ज़्यादातर इसी का शिकार करते हैं। बड़े बड़े जानवर जैसे गज़ाल और पाड़ा की नस्ल ज़रा कम है, इसलिए इनके शिकार पर पाबंदी आयद कर रखी है हुकूमत ने। साल में एक बार बड़ी मुश्किल से यहाँ का परमिट मिलता है। अच्छा, फिर तो इस जंगल को नेशनल पार्क का दर्जा मिलना चाहिए। शहरयार को अंदाज़ा था कि इकबाल बाजवा जंगल की खुसूसियात बयान करने में कुछ ज़्यादा ही तजावुज़ कर गया है। मिलना तो चाहिए, मगर अक़वाम मुत्तहिदा की कुछ शराइत ऐसी हैं जिनके मुताबिक ये जंगल नेशनल पार्क की तारीफ पर पूरा नहीं उतरता। कुछ रकबे वगैरह का मसला है। इकबाल बाजवा ने बात को टाला। इसी वक्त इन लोगों को नाश्ते के लिए पुकारा जाने लगा तो वो दोनों नाश्ते के लिए चले गए। हल्के फुल्के नाश्ते के बाद वो लोग शिकार के लिए तैयार थे। उन्होंने जंगल के इस हिस्से का रुख किया जहां इकबाल बाजवा के मुताबिक तीतरों की बहुतायत थी। शहरयार को तीतर शिकार करने के मुकाबले में फिशिंग में ज़्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए वो एक फिशिंग रॉड लेकर नहर के किनारे बैठ गया। चौधरी इफ्तिखार का एक मुलाजिम उसके साथ था। जंगल में खतरनाक जानवरों की बहुतायत न होने की वजह से वो लोग ज़्यादा फिक्रमंद नहीं थे, लेकिन फिर भी इर्द गिर्द के माहौल से बाखबर रहना ज़रूरी था। नहर में इकबाल बाजवा की दी गई इतला जितनी तो मछलियों की बहुतायत नहीं थी, लेकिन फिर भी वक्फे वक्फे से कोई न कोई मछली कांटे में फंसी जाती थी। सर जी, इधर देखें। शहरयार बहुत देर से कोई मछली ना फंसने के बायस बेचैन होने लगा था। तब उसके साथ मौजूद चौधरी इफ्तिखार के मुलाजिम ने तकरीबन सरगोशी में उसे मुखातिब करते हुए एक जानिब इशारा किया। शहरयार ने इसके इशारे के ताक़ुब में नज़र दौड़ाई। इन लोगों से काफ़ी फासले पर नहर के पानी में फूले हुए जिस्म का भूरी रंगत वाला जानवर तैरता हुआ किनारे की तरफ आ रहा था। जानवर के सींगों की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो शाखदार और मजबूत नज़र आते थे। शहरयार मबहूत सा इसे देखता रहा। ये पाड़ा है, उमूमन शाम के बाद या तो बहुत सुबह सवेरे ग़िज़ा की तलाश में अपनी पनाहगाह से निकलता है। पता नहीं ये इस वक्त कैसे निकल आया। मुलाजिम ने एक बार फिर सरगोशी में शहरयार की मालूमात में इजाफा किया। शहरयार इसे कोई जवाब दिए बगैर पाड़े को देखता रहा, जो अब नहर के पानी से निकलकर किनारे पर उगी लंबी घास के दरमियान आ बैठा था।
घास में छुपे होने के बायस अब शहरयार इसे साफ तौर पर नहीं देख सकता था, लेकिन इसकी मौजूदगी बहरहाल महसूस हो रही थी। इसी वक्त कहीं करीब ही से धाई की आवाज गूंजी और घास में छुपा बैठा पाड़ा बुरी तरह उछला। शहरयार ने देखा कि इसके जिस्म से खून बह रहा है। वो बेसाख्ता ही फिशिंग रॉड हाथ से छोड़कर इसकी तरफ भागा। दूसरी तरफ से चौधरी इफ्तिखार का एक मुलाजिम भी दौड़ता हुआ आया। इसके हाथ में तेज धार की छुरी थी, जो इसने तड़पते हुए पाड़े के करीब पहुंचकर उसकी गर्दन पर फेर दी। शहरयार सदमे किसी हालत में इस खूबसूरत जानवर के सुबह होने का मंजर देखता रहा। शानदार चौधरी साहब, बहुत ही परफेक्ट। निशाना लगाया आपने? एसपी मोअज़्ज़ज़ तारड़ की आवाज़ शहरयार के कानों में पहुंची तो वो अपनी गुमसुम कैफियत से बाहर आया। चौधरी इफ्तिखार बंदूक हाथ में लिए फातिहाना मुस्कुराहट के साथ सामने ही खड़ा था। इसके साथ मोअज़्ज़िम तारड़, इकबाल बाजवा और दूसरे मुलाजमीन भी थे। मुलाजमीन मिलकर जानवर को संभालने लगे। क्यों शहरयार साहब, कैसा लगा आपको हमारा निशाना? शहरयार को मुतवज्जा होते देखकर चौधरी इफ्तिखार ने इससे पूछा। आप तो कह रहे थे कि यहाँ चितकारा और पाड़ा के शिकार पर इन दिनों पाबंदी है। चौधरी को नजरअंदाज करके शहरयार इकबाल बाजवा से मुखातिब हुआ। जी हाँ, पाबंदी तो है, लेकिन चौधरी साहब दूर से अंदाजा नहीं कर पाए कि ये पाड़ा है। बस उन्होंने घास में इसकी झलक देखकर फायर कर दिया। इकबाल बाजवा फॉरेस्ट ऑफिसर होते हुए भी एक ऐसे जानवर की हलाकत पर जिसके शिकार पर पाबंदी थी, बेनियाज नजर आ रहा था। ये अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। शहरयार को सख्त तासुफ था। आप फिक्र मत करें शहरयार साहब, पाड़ा कोई इतनी नायाब नस्ल का जानवर नहीं। पाकिस्तान के तकरीबन चारों सूबों में ही पाया जाता है। यहाँ पाबंदी इसलिए है कि यहाँ ये ज़रा कम तादाद में है, लेकिन बहरहाल एक जानवर की हलाकत से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इकबाल बाजवा मुकम्मल तौर पर मुतमईन था। फर्क कैसे नहीं पड़ता बाजवा साहब, आप फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे कि इस फर्क नहीं पड़ता कि गिरदान ने हमें माजी में कितना नुकसान पहुंचाया है। ब्लैक बुक काला खजाल के किस्से से कौन वाकिफ नहीं। किसी ज़माने में चोलिस्तान के इलाके में इनकी कसरत थी, फिर क्या हुआ? हम लोगों ने इन्हें इतनी कसरत से शिकार किया कि हमारे यहाँ से हर नौ की ये नस्ल ही मादूम हो गई। वो तो नवाब ऑफ भावलपुर ने अमेरिका को तोहफे में दिए गए 35 काले हिरणों की वजह से बात निभाई। हमने अपने जिस कीमती जानवर को ख़त्म कर डाला था, उसकी अमेरिकियों ने इतनी अच्छी तरह अफजाइश की कि बाद में हमें ही 10 हिरन भिजवा दिए। अब हम इन्हें संभालने की कोशिशों में लगे हुए हैं। न जाने हमारा ये गैर संजीदा रवैया क्यों ख़त्म नहीं होता कि हम पहले अपनी चीज़ों की कदर नहीं करते और बाद में इनके हुसूल के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं। शहरयार को पाड़े की हलाकत और इकबाल बाजवा के बेपरवाह अंदाज पर इतना अफसोस हुआ कि वह अच्छी खासी तकरीर कर गया। अब जो हो गया सो हो गया एसी साहब, मैं अपनी इस गलती के लिए हुकूमत को जुर्माना अदा कर दूंगा। शहरयार खामोश हुआ तो चौधरी इफ्तिखार ने रउनत से कहते हुए बात खत्म कर दी। इसके माथे पर पड़े हुए बल देखकर अंदाजा किया जा सकता था कि इसे शहरयार की ये तकरीर बहुत बुरी लगी है। शहरयार ने ज्यादा परवाह नहीं की और इन लोगों के साथ वापस अपने पड़ाव पर आ गया। यहाँ मुलाजमीन ने पाड़े की खाल उतार कर उसे भूनने के इंतजाम शुरू कर दिए। 2-4 तीतर और शहरयार की शिकार की गई मछलियाँ भी दोपहर के खाने में मेन्यू में शामिल थीं। खाना तैयार होने के बाद लगाया गया तो शहरयार ने भुने हुए पाड़े पर निगाह गलत अंदाज तक नहीं डाली। अगरचे मौसम तारड़ और इकबाल बाजवा कोशिश कर रहे थे कि फिजा खुशगवार रहे, लेकिन शहरयार और चौधरी इफ्तिखार के ऑफ मून की वजह से फिजा मुकद्दर थी। शाम से कबल इन लोगों ने अपना सामान समेटकर वापसी की तैयारी कर ली। शहरयार जिस जीप में बैठा था इसमें चौधरी इफ्तिखार भी मौजूद था। आपके लिए खुशखबरी है एसी साहब, मैंने आपके मशवरे पर गौर करते हुए अपने इलाके की तरक्की के लिए कुछ इकदाम करने का फैसला किया है। मेरी एक मोबाइल कंपनी वालों से बात हुई है, 2-4 दिन में वो हमारे इलाके में अपना टावर बनाना शुरू कर देंगे। अब देखें ना, यहाँ इर्द गिर्द के इलाके में अभी तक मोबाइल सर्विस शुरू नहीं हुई है। मैं ये काम करने वाला पहला बंदा हूँगा। जीप जंगल की हुदूद से निकलने वाली थी जब चौधरी इफ्तिखार ने शहरयार को ये इतला दी। शहरयार इस इतला पर उसका मुंह तकता रह गया। स्कूल, अस्पताल और सड़क जैसी बुनियादी ज़रूरियात को छोड़कर चौधरी इफ्तिखार को तरक्की के नाम पर अगर कुछ करने का ख्याल आया भी था तो अपने इलाके में मोबाइल सर्विस शुरू करवाने का। वो वाकई एक बेहद होशियार शख्स था जो अपने दामन पर लगे इल्ज़ामात के दाग
एक ऐसे तरीके से मिटाने की कोशिश कर रहा था कि इसके महकूम अफराद इसकी गिरफ्त से हरगिज़ ना निकलने पाएं और कुछ न कुछ काम होता हुआ भी नजर आए। खुदा खुदा करके ज़ोहरा की शादी निमट गई। महाबानो ने बहुत डरते डरते शादी में शिरकत की थी। सारा वक्त यही धड़का लगा रहता था कि हवेली से बुलावा ना आ जाए, मगर खैर गुजरी थी कि इस मौके पर बड़ी चौधराइन को अपनी हुक्मरानी जताने के लिए महाबानो को बुलाने का ख्याल ही नहीं आया था। शायद शादी वाले घर का सोचकर कुछ लिहाज कर गई हो। महाबानो डरती थी कि बड़ी चौधराइन ने अगर बुलाया तो हवेली जाना पड़ेगा, और हवेली में चौधरी इफ्तिखार भी था, जो मौका देखते ही दोबारा महाबानो को शिकार करने की कोशिश करता। शादी वाले दिन महाबानो को इत्तला मिली कि चौधरी इफ्तिखार शिकार पर गया हुआ है। इस इत्तला को सुनकर उसका दिल पुरसुकून हो गया। उसने आराम से शादी और वलीमे की तकरीबात में शिरकत की और तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक वलीमे की दावत से वापस आने के बाद वापसी के लिए अपना सामान समेटने लगी। धिये, इधर आ ज़रा, मेरी एक बात तो सुन। हुरा ने उसकी मसरूफियात देख कर ही गला खंखारते हुए उसे आवाज़ दी। आती हूँ बेबे, बस ये आखिरी 2 जोड़े भी बैग में रख लूँ। महाबानो ने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया और जल्दी जल्दी कपड़ों की तह लगाकर इन्हें बैग में रखकर जिप बंद करने के बाद इसमें वो छोटा सा ताला भी लगा दिया, जो वो गांव आते वक्त हुरा की हिदायत पर सामान की हिफाजत के ख्याल से लगा कर लाई थी। हाँ बेबे, अब बोलो क्या बात है? अब्बा ने क्या बताया है? कब तक निकलना है? अब तो वैसे भी शाम सर पर आ गई है, ज़्यादा देर हो गई तो फिर हमें कल तक रुकना पड़ेगा। महाबानो हुरा के करीब आ बैठी। इस वक्त कमरे में वो दोनों ही मौजूद थीं। नूरा बाहर आंगन में वलीमे में शिरकत करने के बाद साथ घर आ जाने वाले मेहमानों के साथ मसरूफ थी। हुरा और सफदर के सिवा वहाँ गांव से बाहर का तो कोई फर्द नहीं आया हुआ था, इसलिए किसी के वहाँ शब बसरी का कोई इम्कान नहीं था। बस गांव में ही रहने वाले बिरादरी के कुछ लोग थे जो उनके साथ आ गए थे और आंगन में बिछी चारपाइयों पर बैठे गपशप लगा रहे थे। बात यह है धिये कि मैं और तेरे अब्बा तो अभी थोड़ी देर बाद फैसलाबाद के लिए निकलने वाले हैं, लेकिन तेरे अब्बा ने कहा है कि माँ बानो से कहो 2-4 दिन यहीं ठहर जाए, तेरे कॉलेज में वो छुट्टी की दरख्वास्त पहुंचा देंगे। मगर क्यों? मैं क्यों रुकूं यहाँ? मैं तो नहीं रुकूंगी, मुझे वापस जाना है, आज और अभी। माँ बानो का रद्द-ए-अमल हुरा की तवक्को के ऐन मुताबिक था। जिद मत करो मेरी अच्छी थी, भागयास ने खुद तेरे अब्बा से कहा है कि माँ बानो को 2-4 दिन के लिए गांव छोड़ जाओ। 2-4 दिनों के बाद भागयास खुद तुझे वापस फैसलाबाद लाकर छोड़ देगा। अभी असल में इधर किसी लड़की की ज़रूरत है, सारा घर फैला हुआ है, अकेली नूरा बेचारी ये सब कैसे संभालेगी? हवेली के काम से भी उसे जाना होता है। ब्याह के दिनों में ये 3 दिन की छुट्टी भी बड़ी मुश्किल से मिन्नत समाजत के बाद मिली थी। कल से उसे काम पर जाना होगा। ऐसे में तेरा फर्ज बनता है ना कि माँ का साथ दे। अगर निगार की तबीयत ठीक होती तो वो यहीं रुक जाती 2-4 दिन मैके में, लेकिन इसका जी अच्छा नहीं। बड़ी मुरादों के बाद तो इसे ये वक्त देखना नसीब हुआ है। अल्लाह खैर से इसका ये वक्त निकाले। इसकी साथ तो एक दिन भी इसे यहाँ नहीं रुकने देगी। देखा नहीं कि शादी की तकरीबात में भी अपने साथ लाती और ले जाती रही है। अब ले देकर एक तू ही है जो नूरा का साथ दे सकती है। हुरा माँ बानो को समझाने लगी। मगर बेबे, मेरा यहाँ अकेले दिल नहीं लगता, तुम भी रुक जाओ ना यहाँ मेरे साथ। माँ बानो ने फरमाइश की। मेरा अपना दिल चाहता है कि रुक जाऊँ, लेकिन तेरे अब्बा को मुश्किल हो जाएगी। वो वहाँ अकेला होगा तो कौन उसके खाने पीने का ख्याल करेगा? और तू जानती है कि तेरा अब्बा अब मज़ीद यहाँ नहीं रुक सकता। जितने दिन का नागा हुआ है इससे ही कारोबार को बड़ा नुकसान पहुँचा है। नागे से अच्छे भले बंधे हुए गाहक टूट जाते हैं। हुरा बिल्कुल सही कह रही थी। सफदर बाजार में जहाँ फलों की रेड़ी लगाता था, वहाँ दूसरे भी कई फल फरोशों की रेड़ियाँ होती थीं। सफदर इन सब में सबसे ज़्यादा साफ सुथरा और अच्छा माल रखता था और कीमत भी मुनासिब लगाता था, इसलिए इसका काम ज़्यादा अच्छा चलता था। बड़ी बड़ी कारों में आने वाले भी सफदर के ही ठेले पर से फल खरीदना पसंद करते थे। लेकिन जाहिर है ये सारे लोग सफदर के इंतज़ार में फल खरीदना और खाना तो नहीं छोड़ सकते थे। सफदर ना होता तो वो किसी और ठेले या दुकान से खरीदारी कर लेते। नुकसान तो सफदर ही का होना था, इसलिए वो जल्द से जल्द वापस जाना चाहता था। तुमने और अब्बा ने मुझे धोखा दिया है बेबे। तुमने मुझसे कहा था कि वलीमे वाले दिन मुझे अपने साथ ही वापस ले जाओगे, और अब मुझे ज़बरदस्ती यहाँ छोड़कर जा रहे हो। माँ बानो का कुछ और बस न चला तो हुरा से शिकवा करते हुए रोने लगी।
मेरी मजबूरी को समझ मेरी पगली थी। मैं और तेरे अब्बा भाग अयाज को इनकार नहीं कर सकते। अगर हमने उसकी बात ना मानी तो उसका कुछ भरोसा नहीं कि साफ बोल दे कि महाबानो मेरी बेटी है, इसे मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाने देता। अब ये हमेशा यहीं रहेगी। जरा सोच, अगर भाग अयाज ने ऐसी कोई बात कर दी तो हम क्या करेंगे। पूरा इसी खौफ में मुब्तला थी जिसमें लेपालक बच्चों के माँ बाप सदा मुब्तला रहते हैं। ऐसे कोई जबरदस्ती रोक सकता है मुझे? मैं तो नहीं रुकूंगी। माँ बानो रोना छोड़कर चमक कर बोली, तू अभी नादान है, तेरी समझ में ये बातें नहीं आ सकती। फिर तूने भाग अयाज को सही से देखा भी नहीं है। गुस्से में इसकी आंख से सारी मुरफ़्फ़त और लिहाज खत्म हो जाते हैं। बेहतरी इसी में है कि इसकी बात मान ली जाए। हुरा ने माँ बानो को जवाब दिया। माँ बानो ने मजीद कुछ बोलने के लिए लब खोले, लेकिन हुरा ने उसे बोलने नहीं दिया। बस मेरी धी, अब कुछ नहीं बोलना। बस जो मैंने कह दिया इसे मान ले। अब माँ बानो बिल्कुल मजबूर थी। थोड़ी देर बाद हुरा और सफदर उसे प्यार करके रुखसत हो गए। वो बुझे हुए दिल के साथ घर में फैला हुआ सामान समेटने लगी। मेहमानों की अक्सरियत रुखसत हो चुकी थी, लेकिन चंद अफराद अभी तक बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। इधर उधर हरकत करती माँ बानो के कानों में भी उनकी आवाज़ें पड़ रही थीं। पीर सरकार की बरकत से हमारी तो सारी मुश्किलें दूर हो गईं। निगार की तरफ से फिक्र थी। पीर सरकार की कब्र पर मन्नत मानते ही इसकी तरफ से खुशखबरी मिल गई। इधर अपनी जोहरा के ब्याह के लिए कौन सी तैयारी थी, लेकिन इसने इसके लिए भी वसीला बना दिया। चौधरी साहब ने पिछला कर्ज बाकी होने के बावजूद जोहरा के ब्याह के लिए कर्ज दे दिया। मेरा तो ईमान पक्का हो गया है पीर सरकार की करामत पर। अगले वर्ष उर्स होगा तो खूब नजर चढ़ाऊंगी इनकी दरगाह पे जाकर। माँ बानो वर्ची खाने में बर्तनों के ढेर से उलझ रही थी। जब उसने नूरा को निहायत अकीदत से कहते सुना, माँ बानो को अपनी जन्म देने वाली माँ की ज़ईफुल एतकादी पर अफसोस होने लगा। बजाय इसके कि वो अपनी मुश्किलात हल होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करती, बैठी पीर सरकार के गुण गा रही थी। इसकी ये अकीदतमंदी बाकी सुनने वालों का ईमान मज़ीद कमज़ोर करने में अहम किरदार अदा कर सकती थी। पीर सरकार की तो क्या ही बात है, वो मेहरबान हो जाएं तो काला चोर भी आदमी का हमदर्द बन जाए। वो किस्सा सुना है तुम लोगों ने कि एक कुम्हार बेचारे का हाथ किसी हादसे में टूट गया। अब टूटे हुए हाथ से बेचारा क्या काम करता और कैसे कमाता। घर में फाकों की नौबत आ गई। इस पर अकलौती बेटी का ब्याह सर पर आ खड़ा हुआ। कुम्हार को कुछ समझ नहीं आया तो पीर सरकार की दरगाह पर आकर इनके सामने गिड़गिड़ाया और रोया पीटा कि अब आप ही मुझ गरीब की मदद करें। खुदा का करना तो देखो। इसी रात कुम्हार के घर पर एक मुसाफिर आकर रुका। इस बेचारे के पास अपने और अपने घर वालों का पेट भरने के लिए कुछ नहीं था तो मुसाफिर को क्या खिलाता, लेकिन जाहिर है मेहमान को भूखा भी तो नहीं रखा जा सकता था। कुम्हार जिसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, मेहमान की खातिर आस पड़ोस के पास गया और थोड़ा थोड़ा खाना मांग लाया। रंग बिरंगा खाना देखकर मुसाफिर की समझ में सारा मामला आ गया। उसने कुम्हार से तफसील पूछी। उसने सारा सच बता दिया। इस वक्त तो मुसाफिर खामोश हो गया, लेकिन सुबह अजानों से भी पहले कुम्हार को जगाकर बताया कि वो जा रहा है। सुबह अजानों से भी पहले कुम्हार को जगाकर मुसाफिर ने बताया कि वो जा रहा है। जाते जाते वो कुम्हार को एक छोटी सी पोटली थमा गया। साथ ही ये भी बता दिया कि वो एक नामी गिरामी डाकू है। इसके जाने के बाद कुम्हार ने पोटली खोलकर देखी तो इसमें गहने और रुपए थे। बस इस दिन के बाद उसके दिन ही फिर गए। बेटी का ब्याह भी खूब अच्छी तरह हुआ और आगे की परेशानी भी दूर हो गई। कुम्हार ने समझ लिया कि ये सारी पीर सरकार की करामत है, जिन्होंने दूसरों को लूटने वालों के हाथ उसके दामन भर दिया। नूरा के अकीदतमंदी का इजहार करने की देर थी कि फौरन ही वहां मौजूद एक बुजुर्ग ने एक किस्सा पीर सरकार की करामत के बारे में और सुना दिया। ऐसे और भी किस्से थे जो लोग सुनाते रहते थे। माँ बानो को कभी इन वाकयात पर यकीन नहीं आया था। वो समझती थी कि ये किस्से जानबूझकर अपनी तरफ से गढ़कर फैलाए गए हैं, लेकिन अकीदतमंदी के जाल में फंसे हुए लोगों को ये बात समझाना बहुत मुश्किल था। अपने चौधरी साहब पर भी इनके दादा हुजूर की बड़ी नजर करम है। देखा नहीं है कि कैसे फल फूल रहे हैं। खैर, कमी तो पहले भी कोई नहीं थी, लेकिन पीर सरकार के करम से इनका नसीब इतना बुलंद है कि जिस काम में हाथ डालते हैं फायदा ही पाते हैं। अब शिकार का ही किस्सा सुनो। चौधरी साहब अपने दोस्तों को लेकर शिकार पर गए थे। घर से निकले थे कि बस जरा जंगल में घूमने फिरने की तफरी रहेगी और तीतरों वगैरह का शिकार करके वापस आ जाएंगे।
लेकिन उधर तो इनके हाथ पाड़ा लग गया। अब बताओ, पाड़ा दिन की रोशनी में कभी बाहर निकलता है? लेकिन चौधरी साहब के साथ जाने वालों ने बताया कि एक मोटा ताज़ा पाड़ा दिन दहाड़े चौधरी साहब के सामने ऐसे आ गया जैसे किसी ने इसे इनकी खिदमत में भेजा हो कि लो, इससे अपने मेहमानों की दावत करो। कल रात ही वो लोग वापस आए हैं शिकार से, साथ जानवर की खाल और उसकी मुंडी भी है। चौधरी साहब दोनों चीज़ों को महफूज करवाकर अपने ड्राइंग रूम में सजाने का इरादा रखते हैं। ये किस्सा सुनाने वाला अकीदतमंदी में डूबा हुआ था, लेकिन महबानों के हाथ पांव सुन पड़ने लगे। वो जो एक इत्मीनान था कि चौधरी इफ्तिखार घर में गांव में मौजूद नहीं, इस किस्से को सुनकर रुखसत हो गया और वो अपने इर्द गिर्द मंडलाते खतरे को महसूस करने लगी। चौधरी इफ्तिखार शिकारी था और शिकारी कभी भी अपने शिकार को हाथ से नहीं जाने देता। वो दबे कदमों उसके ताक़ुब में उस वक्त तक लगा रहता है जब तक इसे शिकार ना कर ले। माँ बानो समझ सकती थी कि चौधरी इफ्तिखार चुपके से घात लगाए इसे शिकार करने के लिए तैयार बैठा है, और इसका यह अंदाज़ा गलत साबित नहीं हुआ। मेहमानों के रुखसत होने के बाद, हद्दुल इम्कान काम समेटने के बाद जब सब घर वाले बिस्तर पर लेटे, तो माँ बानो ने रात की खामोशी और अंधेरे में होने वाली वो आवाज़ सुनी। आवाज़ ऐसे थी जैसे कोई दीवार फलांग कर अंदर कूदा हो। माँ बानो की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। खदशों और अंदेशों ने इसकी नींद पहले ही उड़ा रखी थी। थकन के बावजूद इसे नींद नहीं आ रही थी। अब जो उसने धमक सुनी तो पूरी जान से कांप गई, लेकिन वो पहले ही तय कर चुकी थी कि चौधरी के लिए तरने वाला साबित नहीं होगी। सुनाई देने वाली आवाज़ वाकई किसी इंसान के कूदने की है या किसी बिल्ली वगैरह ने छलांग लगाई है, पहले ये तस्दीक करना ज़रूरी था। माँ बानो चुपके से अपने बिस्तर से नीचे रेंग गई। बिस्तर छोड़ने से पहले उसने अपने गिर्द बड़ी सी स्याह चादर लपेट ली थी। वो कोई आहट किए बिना कमरे के दरवाजे तक गई और अंधेरे में डूबे आंगन को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। पहली नज़र में इसे कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर फिर इसने कदमों की आहट से दीवार फलांगने वाले को पा लिया। वो दबे कदमों से चलता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। माँ बानो समझ गई कि बाहर कुछ और अफराद भी मौजूद हैं जिन्हें वो दरवाज़ा खोलकर अंदर बुलाना चाहता है। वो तेज़ी से हरकत में आई और कमरे से निकलकर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। स्याह चादर की वजह से उसका वजूद अंधेरे का जुज़्व बना हुआ था और यूं भी दीवार फलांग कर आने वाले का रुख उसकी बजाय दरवाजे की तरफ था, इसलिए उसे बावर्ची खाने तक पहुंचने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। बगैर दरवाजे का ये बावर्ची खाना इसे हरगिज़ पनाह नहीं दे सकता था। वो वहाँ पनाह लेने आई भी नहीं थी। चौधरी इफ्तिखार के गांव में मौजूद होने का सुनकर उसने इस किस्म की सूरत हाल में घिरने की सूरत में पहले ही अपने जहन में एक लाहे अमल तय कर लिया था, और अब वो बहुत खामोशी से इस पर अमल पैरा थी। अपनी इस मसरूफियत के दौरान उसके कान बाहर की तरफ भी लगे हुए थे। आने वाले अंदर आ चुके थे और इनके आते कदमों की आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा था कि वो 3-4 से कम नहीं। ज़रा देर में महबानों ने नूरा, कयास और अपने छोटे भाई इलियास की घबराई हुई आवाज़ें सुनी। फिर इन आवाज़ों में उसने कुछ अजनबी आवाज़ें भी सुनी। यकीनन वो लोग इसी के बारे में इस्तफसार कर रहे थे। फिर इन आवाज़ों में उसने कुछ अजनबी आवाज़ें भी सुनी। माँ बानो जानती थी कि इन्हें इस तक पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसे अब परवाह भी नहीं थी। जो कुछ करना था वो कर चुकी थी और अब इत्मीनान से बावर्ची खाने की एक दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। आखिर इनमें से एक वहाँ पहुँच गया। ये रही, यहाँ छुपी हुई है। माँ बानो को देखते ही उसने अपने साथियों को इतला दी। 2 बंदे भागते हुए तेजी से वहाँ आए। इन सब ने अपने चेहरों को ठाठों से छुपा रखा था। उठा लो इसे और जीप में डालो। आने वालों में से एक ने हुक्म दिया और 2 बंदे महबानों की तरफ बढ़े। वहीं रुक जाओ, खबरदार जो किसी ने मुझे हाथ लगाया, मैं खुद तुम लोगों के साथ चल रही हूँ। माँ बानो ने हाथ के इशारे से इन्हें रोकते हुए सख्त लहजे में कहा और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। आने वाले उसके इस अंदाज पर हैरान रह गए, मगर फिर वो भी चल पड़े। आंगन में नूरा, कयास और 10 साला इलियास हिरासा खड़े थे। बंदूक ताने एक शख्स इनके सरों पर सवार था। खबरदार, अगर अपनी बेटी की जिंदगी चाहते हो तो मुंह बंद रखना। सुबह तुम्हें तुम्हारी बेटी जिंदा मिल जाएगी। अगर जबान खोली तो फिर उसकी लाश ही पा सकोगे। जिस शख्स ने महबानों को उठाने का हुक्म दिया था उसने ही बारोब लहजे में इन तीनों को धमकी दी और वो लोग बाहर निकल आए। महबानों को उन्होंने जीप की अगली सीट पर बिठाया था और इस पर कड़ी नज़र रखे हुए थे। इनके लिए यह हैरत की बात थी कि एक लड़की को अगवा किया जा रहा था और वो बगैर कोई वावेला किए इनके साथ चलने पर राजी हो गई थी।
शायद पेट्रोल की बोतल का ढक्कन ढीला होकर इससे पेट्रोल गिर गया है। मुझे जीप में पेट्रोल की बू आ रही है। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद ही जीप ड्राइव करने वाले ने ख्याल जाहिर किया। बू तो हमें भी आ रही है, लेकिन अभी रुके बगैर चलते रहो, बाद में आराम से देखेंगे, पिछली नशिस्त से जवाब दिया गया। माँ बानो इनसे बेनियाज बनी बाहर की तरफ देखती रही। बाहर अंधेरा था, लेकिन फिर भी उसे अंदाजा हो गया कि जीप का रुख हवेली की तरफ नहीं, वो हवेली के रास्ते से हटकर नहर के साथ साथ दौड़ रही थी। यानी उसे अगवा करवाने वाले चौधरी इफ्तिखार के सिवा भी कोई और हो सकता था। माँ बानो के जहन में ये ख्याल आया और फिर उसने खुद ही इस ख्याल को अपने जहन से झटक दिया। चौधरी इफ्तिखार के सिवा कोई दूसरा शख्स नहीं था जिसकी इस पर नजर होती। इस रात तो इत्तेफाकन इसे हवेली के अंदर ही माँ बानो से दस्तराजी का मौका मिल गया था, लेकिन यकीनन आम हालात में ये मुमकिन नहीं था कि वह हवेली में अपनी बीवियों और दीगर अहले खाना की मौजूदगी में एक लड़की को अगवा करवाकर उसके साथ दादे ऐश देता। अपने इस किस्म के मज़मूम मकासद के लिए यकीनन इसने कोई दूसरा ठिकाना बना रखा था। थोड़ी देर बाद जब वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंचे तो माँ बानो के ख्याल की तस्दीक हो गई। ढाटा पोशों ने उसे जिस कमरे में पहुंचाया, वहां चौधरी इफ्तिखार उसका मुंतजिर था। माँ बानो को सामने पाकर वो खिल उठा। बहुत तड़पाया है तूने हमें। उस रात चिकनी मछली की तरह हमारे हाथों से फिसल गई, लेकिन देख, हम फिर तुझे पकड़ने में कामयाब हो गए। अपने हाथ में मौजूद शराब का जाम लहराते हुए उसने एक खुशी भरा के कहा लगाया। माँ बानो कोई जवाब दिए बगैर खामोश खड़ी रही। उसके अंदाज में अजीब सी बेनियाजी और बेपरवाही थी। चौधरी इफ्तिखार ठिठका और गौर से उसे देखा। क्या बात है, आज बड़ी चुप है, न कोई शोर, न गाली, न गलोच। मैं तो समझा था कि मेरे बंदे तेरे हाथ पैर बांध कर तुझे मेरे सामने लाकर फेंकेंगे, लेकिन तू तो खुद अपने कदमों पर चलकर आई है। माँ बानो इस बार भी खामोश रही। चल, अच्छी बात है कि तुझे खुद ही अकल आ गई। खामोशी से मेरी बात मान लेने में ही तेरा फायदा है। पर यह तो बता कि अब इस चादर में लिपटी हमारी जब्त को क्यों आजमा रही है? दूर फेंक इस चादर को और यहाँ मेरे पास आ। चौधरी इफ्तिखार की इस फरमाइश पर माँ बानो ने अपने गिर्द मजबूती से लिपटी चादर को सरकाया। सामने से चादर हिली, इसकी गिरेबान से दामन तक कुछ कुछ नमसी कमीज जाहिर हो गई, लेकिन चौधरी इफ्तिखार की नज़र इसकी कमीज की बजाय इसके सरापे को टटोल रही थी। चादर सिरकाने के बाद माँ बानो ने चौधरी इफ्तिखार के हुक्म की पैरवी नहीं की थी। अब आ जाना, वहाँ क्यों खड़ी हुई है? माँ बानो बेसो हरकत अपनी जगह खड़ी रही। चल, अगर तू नहीं आती तो हम खुद तेरे पास आ जाते हैं। इतना नखरा दिखाना तो तेरा हक बनता है। चौधरी इफ्तिखार लड़खड़ाते कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। वहीं रुक जाओ चौधरी। माँ बानो ने कड़कती हुई आवाज में उसे तंबी की और अपनी बंद मुट्ठी खोली। इसकी मुट्ठी में माचिस की एक डबिया साफ नजर आ रही थी। अगर शराब ने तुम्हारे अंदर कोई हिस्स बाकी छोड़ी है तो वहीं रुक जाओ और इस बू को सूंघो जो मेरे बदन से आ रही है। मैं अपने जिस्म पर मट्टी का तेल छिड़क कर यहाँ आई हूँ। अगर तुमने मुझे उंगली भी लगाने की कोशिश की तो मैं इस माचिस से खुद को आग लगा लूंगी। तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। अगर जबरदस्ती मेरे करीब आने की कोशिश करोगे तो खुद भी जलकर मरोगे। माँ बानो का लहजा इतना भयानक था कि चौधरी का सारा नशा हिरन हो गया। वो ठिठक कर अपनी जगह पर जम सा गया। जिस बू की तरफ माँ बानो ने उसकी तवज्जो दिलाई थी वो इसने इसकी आमद के साथ ही महसूस की थी, लेकिन शराब के नशे और माँ बानो को पानी की तरंग में नज़रअंदाज कर गया था। मगर अब उसकी समझ में सारी हकीकत आ गई थी। उसने एक बार फिर माँ बानो का बगौर जायजा लिया। वो अपने इरादे में नहायत गैर मुतज़्ज़ल नजर आती थी। इसका और चौधरी इफ्तिखार का दरमियानी फासला इतना था कि वो जब तक इसके करीब पहुंचकर माचिस की डबिया छीनने की कोशिश करता वो खुद को आग लगा चुकी होती। माचिस की डबिया और इससे निकली हुई एक तीली उसके हाथों में बिल्कुल तैयार थी। चौधरी इफ्तिखार नशे में होने के बावजूद जानता था कि अगर ये तीली जल गई तो माँ बानो का मट्टी के तेल में डूबा हुआ वजूद इतनी तेजी से आग की लपेट में आएगा कि वो लम्हों में जलकर भस्म हो जाएगी। इसलिए वो शकत खुदा सा पीछे हटा। ठीक है, इस रोज भी एक आग ने भड़क कर तुझे बचा लिया था और आज भी तूने एक आग की धमकी दरमियान में लाकर हमारे कदमों को रोक दिया है, लेकिन तू नहीं जानती कि एक आग हमारे अंदर भी भड़क रही है जो तुझे हासिल किए बगैर नहीं बुझेगी। अभी तो तू वापस चली जा, लेकिन याद रख कि तुझे सिर्फ और सिर्फ चौधरी इफ्तिखार का ही बनना है।
इस बार मैं इस रास्ते से आऊँगा कि तू मुझे रोक नहीं सकेगी। कुछ देर खामोशी से देखने के बाद उसने माँ बानो से कहा और फिर अपने किसी मुलाजिम को आवाज़ देकर बुलाया, इसे वापस इसके घर छोड़ा। मुलाजिम के हाजिर होने पर चौधरी इफ्तिखार ने इसे हुक्म दिया और साथ ही माँ बानो को भी हाथ के इशारे से जाने का कहा। माँ बानो गैर यकीनी सी कैफियत में अपने गिर्द दोबारा चादर लपेटती बाहर की तरफ बढ़ी, लेकिन उसका अंदाज उस हिरासा हिरनी का सा था जो जरा सी आहट पर भी चौंक उठती है कि जाने शिकारी अब कहाँ से हमला करेगा। गयास मोहम्मद और नूरा हैरत की तस्वीर बने एक टुक अपने घर के आंगन में बिखरे इस सामान को देख रहे थे, जिसकी वजह से इनके लिए अपने आंगन का मंजर अजनबी हो गया था। रात से मुसलसल वो इसी तरह की हैरतों में थे। पहले माँ बानो अगवा की गई। नूरा ने पिछली बार माँ बानो के अबतर हालत में हवेली से वापस आने वाले वाक़ये की रोशनी में भांप लिया कि ये कार्रवाई किसने की है। इसने गयास मोहम्मद को भी अपने ख्याल के बारे में बताया। गयास मोहम्मद पूरी बात सुनकर इस पर बेहद खफा हुआ था कि नूरा ने इसे इस वाक़ये से बेखबर क्यों रखा। अगर वो इसे बता देती तो वो माँ बानो को कभी यहाँ न रोकता। अभी इन लोगों में इस मौजू पर बहस चल रही थी कि माँ बानो सही सलामत वापस लौट आई। नूरा और गयास मोहम्मद के सवालों के जवाब में कुछ बताने के बजाय उसने सिर्फ एक बात कही कि सुबह उसे फैसलाबाद भिजवा दिया जाए। लेकिन सुबह इनके लिए एक और हैरत मुंतज़िर थी। चौधरी इफ्तिखार का मुंशी अल्लाह रखा फलों और मिठाई के टोकरों के साथ सुबह सुबह वहाँ आ धमका था और उसने माँ बानो के लिए चौधरी इफ्तिखार का रिश्ता देने के साथ साथ खुद ही ये भी तय कर दिया था कि आने वाले जुमे को असर के बाद चौधरी इफ्तिखार और माँ बानो का निकाह होगा। पेदर पे पेश आने वाले इन वाक़यात ने नूरा और गयास मोहम्मद की सोचने समझने की सलाहियतें सल्ब कर ली थीं और वह एक टुक आंगन में रखे फलों और मिठाई के टोकरों को देख रहे थे। ये इतनी सारी ढेर सारी नेमतें एक साथ पहले कभी इनके आंगन में नहीं उतरी थीं। कैसे ब्याह दूं मैं इतनी सोनी कुड़ी को उसके बाप से भी ज़्यादा उम्र के चौधरी से। चौधरी तो पहले ही 3 ब्याह फड़का कर बैठा है। एक तो चलो अल्लाह को प्यारी हो गई, पर वो जो 2 बैठी हैं वो तो एक से बढ़कर एक जालिम हैं। वो तो खा ही जाएंगी मेरी मासूम धी को। आखिर नूरा की ममता बिलबिलाई तो उसने लब खोले। हिम्मत है तो इनकार कर दे, दूजा सा भी नहीं लेने देंगे चौधरी हम सारों को, समझी। गयास मोहम्मद उल्टा बोला। नूरा खुद भी ये बात समझती थी। सोच जवाब दिए बिना ओढ़नी का पल्लू आंखों पर रखकर सिसकने लगी। गयास मोहम्मद कुछ देर खामोशी से उसे आंसू बहाता देखता रहा, फिर खिसक कर उसके करीब आया और सरगोशी में बोला, एक बात तो सुन नूरा। नूरा इसके इस अंदाज पर सर उठाकर उसकी तरफ देखने लगी। इसे मुतवज्जह देखकर गयास मोहम्मद इसी साबका अंदाज में बोला, मैं सोच रहा हूँ कि चौधरी की बात तो हमें माननी ही पड़ेगी, क्यों ना खुशी से मान लें। चौधरी को अपनी धी ब्याह कर हम नुकसान में नहीं रहेंगे, हमारी तो शान ही अलग हो जाएगी। चौधरी का रिश्तेदार जानकर सारे हमारी इज्जत करेंगे। गयास मोहम्मद की आंखों में हिरस थी। इस इज्जत और मकाम के लिए जो सारी जिंदगी से कभी मैसर नहीं आए थे। नूरा ने इस पर एक मलामती नजर डाली। शर्म कर गयास मोहम्मद, जिसे कभी बाप बनकर नहीं पाला, आज इसके अरमानों का खून करके अपनी इज्जत कमाने का सोच रहा है। तू कौन होता है माँ बानो के बारे में फैसला करने वाला। इसके माँ प्यू हूरा और सफदर हैं। पहले इनसे पूछ लो कि वो चौधरी से अपनी धी ब्याहने को राजी भी हैं या नहीं, फिर गांव में अपनी टोर बनाने की सोचना। नूरा जो इससे पहले अपनी मजबूरियों के किस्से सुनाकर माँ बानो को हवेली में चाकरी पर मजबूर करती रही थी, गयास मोहम्मद को लान तान करने लगी। लेकिन गयास मोहम्मद भी दबने वाला नहीं था। नूरा की बात सुनकर फौरन भड़क उठा। पाला किसी ने भी हो, धी तो वो मेरी ही है। तेरे बहन बहनोई कौन होते हैं मेरी धी के बारे में फैसला करने वाले। मैंने एहसान किया था जो उनकी सूनी गोद को देखकर अपनी धी दे दी थी। अब मेरी मर्जी कि मैं जहाँ चाहूँ अपनी धी को ब्याहूँ। वैसे भी चौधरी को इनकार करने का तो सोचा भी नहीं जा सकता। वो चाहे तो खड़े खड़े हमें गांव से निकलवा दे, फिर सोच कहाँ जाएंगे हम सारे। हमारा तो बेटा भी अभी किसी काबिल नहीं है, कहाँ रुलते फिरेंगे हम अपनी मट्टी को छोड़कर। गयास मोहम्मद जो कुछ कह रहा था वो मबनी पर हकीकत था। हकीकत को नूरा भी समझती थी। चुनाचे एक बार फिर ओढ़नी का पल्लू आंखों पर रखकर रोने लगी। क्यों रो रो कर अपनी जान हलकान करती है। शुक्र करके हमारे मुंह पर कालक मलने से रह गई। मुझे तो लगता है कि ये सब पीर सरकार की करामत से हुआ है। उन्होंने पहले भी हमारी बिगड़ी बनाई है, अब भी इनका ही करम हुआ होगा कि माँ बानो खैरियत से घर आ गई और चौधरी ने ब्याह का पयाम भेज दिया।
वरना हमारी हैसियत ही क्या है चौधरी के आगे। मेरी मान नाशुक्री मत कर और हंसी खुशी राजी हो जा। मुंशी अल्लाह रखा जाते जाते इशारा कर गया है कि इस ब्याह के बाद हम पर चढ़ा कर्ज भी माफ हो सकता है। गयास मोहम्मद नूरा को समझाने लगा। पीर सरकार की करामत से इज्जत का महफूज रहना और कर्ज से निजात दे वो हवाले थे जिन्हें सुनकर नूरा भी कायल हो गई और झट आंसू पोंछ डाले। बात तो तेरी जी को लगती है गयास मोहम्मद, पर देख हुरा और सफ्तर को भी इस ब्याह पर बुला लेना। उन्होंने इतनी सी माहबानों को पाला है, इनके दिल में भी अरमान होंगे इसके ब्याह के लिए। हाँ हाँ, इनको भी बुलाएंगे, तू फिक्र ही ना कर। मैं एक दिन पहले किसी को भेजकर इन दोनों को बुलवा लूंगा। बस अब माहबानों को समझाने की फिक्र कर। इसका मिजाज जरा टेढ़ा है, आसानी से नहीं मानेगी। नूरा के राजी होते ही गयास मोहम्मद ने पुरजोश अंदाज में उसे यकीन दहानी करवाने के साथ साथ उसकी तवज्जो सबसे बड़े मसले की तरफ मबजूल करवाई। फिक्र न कर, मैं इसे राजी कर लूंगी, नूरा ने इत्मीनान से जवाब दिया, जबकि कमरे के दरवाजे पर खड़ी माहबानों अपने सगे माँ बाप के किए इस बेरहमाना फैसले को सुनकर साकित सी रह गई। अपने मफादात पर इसे भेंट चढ़ाने का फैसला करने वालों ने एक बार भी इसे पूछने की जहमत नहीं की थी कि वो इस कुर्बानी के लिए राजी भी है या नहीं। शहरयार को जाने क्या सूझी कि उसने अचानक ही पीराबाद के दौरे का फैसला कर लिया। असल में अब तक जितनी बार भी उसका पीराबाद जाना हुआ था वो वहां चौधरी इफ्तिखार के मेहमान की हैसियत से गया था। इस हैसियत में इसे एक बार भी मौका नहीं मिला था कि वो गांव के हालात और मसाइल का जायजा ले पाता। आज के इस दौरे का मकसद गांव का जायजा लेना और वहां के मसाइल को समझना था। फिर वो स्कूल वाले मामले को भी अब हतमी तौर पर निपटा देना चाहता था। चौधरी इफ्तिखार के रंग ढंग देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि वो दलाइल से कायल होने वाला आदमी नहीं। इसके सामने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। चुनाचे अब वो पीराबाद की हुदूद में था। इसके साथ हस्बे मामूल सिर्फ ड्राइवर मुशर्रफ खान और अब्दुल मन्नान ही मौजूद थे। गांव में दाखिल होते ही शहरयार ने सबसे पहले स्कूल का दौरा करने का फैसला किया। रास्ते में एक किसान से स्कूल की लोकेशन मालूम करने के बाद मुशर्रफ खान ने गाड़ी स्कूल जाने वाले रास्ते पर डाल दी। स्कूल क्या था, बस साथ साथ बने हुए 2 कमरे थे जिन पर प्राइमरी स्कूल पीराबाद का बोर्ड लगा हुआ था। मुशर्रफ खान ने गाड़ी रोकी तो शहरयार और अब्दुल मन्नान कमरे की तरफ बढ़ गए जिसका दरवाजा खुला हुआ था और खुले दरवाजे से तख्ता स्याह पर कुछ लिखता मास्टर आफ्ताब साफ नजर आ रहा था। गाड़ी की आवाज पर मास्टर आफ्ताब भी मुतवज्जा हो गया था। चुनाचे जैसे ही उसने शहरयार और अब्दुल मन्नान को देखा लपक कर बाहर आया। अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहाँ यूं अचानक? वो शहरयार की आमद पर हैरत का इजहार कर रहा था, लेकिन इसके लहजे से साफ जाहिर था कि इसे शहरयार को वहां देखकर बहुत खुशी हुई है। अचानक आना ज्यादा मुफीद होता है, आदमी को वो कुछ देखने को मिल जाता है जो इतला देकर आने की सूरत में छुपा लिए जाने का खदशा हो। शहरयार ने मास्टर आफ्ताब से हाथ मिलाते हुए इसकी बात का जवाब दिया। मोस्ट वेलकम सर, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे स्कूल की सूरत हाल हर 2 सूरतों में आपको एक जैसी ही नजर आएगी। मास्टर आफ्ताब के पूरे एतमाद जवाब पर शहरयार के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो जानता था कि मास्टर आफ्ताब ठीक कह रहा है। वो कोई जबरदस्ती नौकरी भुगताने वाला बंदा तो था नहीं कि दूसरों को दिखाने के लिए अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करता वरना तसाहुल बरतता। वो तो मिशनरी जज्बे के साथ ही पीराबाद के इस बराए नाम जिद्दोजहद में लगा हुआ था। शहरयार मास्टर आफ्ताब के साथ क्लास रूम में दाखिल हो गया। बच्चे उसे नहीं पहचानते थे, लेकिन उन्होंने निहायत अदब से उसे सलाम किया। बच्चों के सलाम का जवाब देकर शहरयार कमरे का जायजा लेने लगा। उखड़े हुए फर्श, चटकी हुई दीवारों और उड़े उड़े रंग वाला ये कमरा अपनी टीन की छत के साथ बेहद सर्द हो रहा था। 2 दीवारों पर मुखालिफ सिमतों में तख्ता स्याह मौजूद थे, जबकि कुछ हाथों से बने हुए चार्ट्स वगैरह भी नजर आ रहे थे। बच्चे नीचे दरियों पर बैठे हुए थे। दरियों पर बैठकर पढ़ते मुख्तलिफ उम्र के इन बच्चों की तादाद गांव की आबादी के लिहाज से बहुत कम थी, लेकिन पूरे स्कूल के एक कमरे में समाने की वजह से जगह के एतबार से वो तादाद ज़्यादा महसूस हो रही थी। मास्टर आफ्ताब के कहने पर वो ज़रा बड़ी उम्र के बच्चे बराबर के कमरे से एक कुर्सी उठा लाए। 2 कुर्सियां पहले ही वहां मौजूद थीं जो मास्टर आफ्ताब ने शहरयार और अब्दुल मन्नान के बैठने के लिए पेश की और खुद तीसरी कुर्सी आने पर इस पर बराए जमान हो गया। अभी हमारा स्कूल सिर्फ तीसरी जमात तक है। तमाम बच्चे इस एक कमरे में ही बैठकर पढ़ते हैं।
सर्दी में तो फिर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन गर्मी में यूँ जुड़ जुड़ कर साथ साथ बैठने में बच्चों को बड़ी मुश्किल पेश आती है। इसीलिए मैं बार बार दरख्वास्त देता हूँ कि स्कूल की इमारत में और कुछ नहीं तो कम से कम 1-2 कमरों का इजाफा कर दिया जाए, ताकि हम क्लास आगे बढ़ने पर नए बच्चों के बैठने के लिए गुंजाइश निकाल सकें। अभी तो ये हाल है कि ना यहाँ मजीद बच्चों के बैठने की गुंजाइश है और ना ही पहले से मौजूद बच्चे ढंग से पढ़ पाते हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि अलग अलग सबक पढ़ने वाले बच्चों के एक ही जगह मिलकर पढ़ने से क्या सूरत हाल पेश आती होगी। अक्सर इनके असबाक आपस में गड़बड़ होने लगते हैं। मगर बहरहाल फिलहाल तो मैं और मेरा साथी टीचर मिलकर ये सब मैनेज कर लेते हैं, लेकिन आगे की मुझे बहुत फिक्र है। अच्छी तालीम के लिए ज़रूरी है कि बच्चों के लिए अलग अलग बैठने का इंतज़ाम किया जाए और एक आध नए उस्ताद का भी तकर्रुर हो, ताकि बच्चे को मुनासिब तवज्जो मिल सके। शहरयार को सामने पाकर मास्टर आफ्ताब ने फ़ौरन स्कूल के मसाइल बयान करना शुरू कर दिए थे। इससे इसके स्कूल के लिए खुलूस का अंदाज़ा होता था। वो वाकई स्कूल की तरक्की का दिल से ख्वाहिशमंद था। आपके साथी उस्ताद नज़र नहीं आ रहे? असातिज़ा के जिक्र पर शहरयार को ख्याल आया तो मास्टर आफ्ताब से उसके साथी टीचर के बारे में पूछा। इसकी वालिदा की तबीयत ख़राब है, वो इन्हें देखने गया हुआ है। वो होता है तो हम दोनों मिलकर आधे आधे बच्चों को देख लेते हैं। ये जो बराबर वाला कमरा है वो हम दोनों के ही ज़ेर इस्तेमाल है। हम मिलजुल कर वहाँ रहते हैं, मास्टर आफ्ताब ने शहरयार के पूछने पर बताया। गांव में स्कूल के बारे में क्या राय है? लोगों में अपने बच्चों को पढ़ाने का रुझान है या नहीं? अभी यहाँ के लोगों के जहन पूरी तरह बेदार नहीं हुए हैं। अक्सरियत इन लोगों की है जो इसकी स्कूल की तालीम को अपने बच्चों के लिए गैर ज़रूरी समझते हैं। खुसूसन लड़कियाँ तो बहुत ही कम दाखिल होती हैं यहाँ। फिर भी हम लोगों ने कोशिश करके वालिदैन को राज़ी किया है कि बच्चों को स्कूल भेजें। बच्चों की कापियाँ, किताबें, दीगर चीज़ें मैं अपनी तरफ से लाकर देने की कोशिश करता हूँ, ताकि वालिदैन कम से कम अखराजात के बोझ से आज़ाद होकर बच्चे को स्कूल भेज सकें। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक दिन हमारा स्कूल बहुत तरक्की करेगा। मास्टर आफ्ताब पुरज़्म था। हुकूमत ने बहुत अरसा हुआ तालीम मुफ्त कर दी है और स्कूल में बच्चों के लिए मुफ्त कोर्स वज़ाइफ भी भेजे जाते हैं। क्या आपके स्कूल को ये सब नहीं मिलता? शहरयार मास्टर आफ्ताब की कापियाँ किताबें लाकर देने वाली बात पर चौंका था। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने इस सिलसिले में भी 1-2 दरखास्तें भेजी थीं, शायद वो आपकी नज़र से नहीं गुजरी, मास्टर आफ्ताब ने जवाब दिया। तो शहरयार ने अब्दुल मन्नान की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। बाज़ दरखास्तें दरमियान से भी गायब कर दी जाती हैं। हो सकता है कि मास्टर आफ्ताब की दरखास्तों के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। अब्दुल मन्नान ने शर्मिंदगी से जवाब दिया। आप अपने पास नोट कर लीजिए, हमें ये मामला भी देखना होगा। शहरयार ने अब्दुल मन्नान को हुक्म दिया और मास्टर आफ्ताब की तरफ मुतवज्जा हो गया। गांव में पहले भी तो स्कूल चलता था। इस वक्त जिन तलबा ने यहाँ से पढ़ा था, क्या हमें स्कूल के स्टाफ के लिए इनकी मदद नहीं मिल सकती? इस वक्त सूरत हाल क्यों तो अच्छी थी। 2-4 लड़के ही इनमें से ऐसे थे जिन्होंने 5वीं जमात पास की। इनमें से एक तो अपने किसी रिश्तेदार के पास शहर चले गए और वहां रहकर मैट्रिक करने के बाद फौज में भर्ती हो गए और कुछ बाकी के खेती बाड़ी में लग गए। मैंने कोशिश करके इनमें से 2 को बमुश्किल इस बात पर राज़ी किया है कि वो मिडिल का इम्तहान दे दें। अब वो लड़के शाम में मेरे पास अलग से पढ़ने के लिए आते हैं। इंशाअल्लाह मिडिल का इम्तहान पास करने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर मैं इन्हें मैट्रिक का इम्तहान के लिए राज़ी करूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैं बाहर से ही हमें कोई टीचर भर्ती करना पड़ेगा। मास्टर आफ्ताब ने तफसील बताई। शहरयार ने इसके लिए अपने दिल में पहले से भी ज़्यादा इज्जत महसूस की। इस शख्स की बेलौस खिदमतों का सिला नहीं दिया जा सकता था। शहरयार का दिल चाहा कि बाहर जाकर गांव के इन सारे लोगों को पुकारे जो उर्स वाले दिन चौधरी इफ्तिखार के दादा की कब्र पर अपनी हाजतें पूरी करवाने के लिए जमा हुए थे और जो चौधरी इफ्तिखार के हाथ को बोसा देकर अपने लिए बाइसे सादत समझते थे। वो इन लोगों को बताना चाहता था कि तुम जो मट्टी के ढेर को पूछते हो और अपना इस्तेहसाल करने वाले हाथ पर बोसा देते हो, इस शख्स के अकीदतमंद बन जाओ जो तुम्हारा सच्चा और खैर खा है। लेकिन वो जानता था कि इसकी ये बातें जहालत की कोख से जन्म लेने वाली अंधी अकीदत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। अपनी इस ख्वाहिश को दबाकर वो मास्टर आफ्ताब से पूरे खुलूस से बोला, मैंने आपकी हर बात अच्छी तरह सुन ली है।
अब अमल का वक्त आ चुका है। आइंदा 2-3 दिनों में यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। नए असातिज़ा का भी मैं जल्द इंतज़ाम करा दूंगा। बस आप इसी लगन से अपना काम करते रहें। थैंक यू वेरी मच सर। यह आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। मास्टर आफ्ताब इस खबर को सुनकर खुश हो गया। एहसान की कोई बात नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है जिसे मैं अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। शहरयार ने संजीदगी से मास्टर आफ्ताब की बात का जवाब दिया और फिर अब्दुल मन्नान की तरफ मुतवज्जा हो गया। अब्दुल मन्नान, मुशाबिरम खान कहाँ है? इससे कहो कि मस्जिद से मेरे गांव में आमद का ऐलान करवा दे ताकि लोग मुलाकात के लिए आ सकें। मुशाबिरम खान लोकेशन देख रहा है सर, ताकि आपके बैठने के लिए मुनासिब जगह का इंतज़ाम हो सके। अब्दुल मन्नान ने शहरयार को बताया। कोई और जगह देखने की क्या ज़रूरत है? स्कूल की छुट्टी होने वाली है, आप लोग यहाँ भी तो ये काम कर सकते हैं। सबको बता दो। मास्टर आफ्ताब ने अब्दुल मन्नान की बात सुनकर फौरन ही पेशकश की, जो शहरयार को पसंद आई। उसने अब्दुल मन्नान को बाहर भेज दिया कि मुशाबिरम खान को जगह तलाश करने से रोककर शहरयार की स्कूल में मौजूदगी का ऐलान करवा दिया जाए, ताकि लोग बराह रास्त अपने इलाके के एसी से मिलकर अपने मसाइल पेश कर सकें। अब्दुल मन्नान हुक्म की पैरवी के लिए बाहर निकल गया, जबकि शहरयार वहीं बैठकर मास्टर आफ्ताब को देखने लगा। वो इतनी देर से सुकून से बैठकर अपने अपने काम में मसरूफ बच्चों के बैग बंद करवाने के बाद इन्हें मुश्तरका तौर पर चंद दुआएं ज़बानी पढ़वा रहा था। 5-6 मिनट की इस कार्रवाई के बाद उसने छुट्टी का बाकायदा ऐलान कर दिया और बच्चे कतार बनाकर बाआवाज़ बुलंद सलाम करते हुए बाहर निकलने लगे। बच्चों की इन आवाज़ों के दरमियान शहरयार ने मस्जिद से एसी की आमद के सिलसिले में होने वाला ऐलान भी सुना। ऐलान होने के थोड़ी देर बाद अब्दुल मन्नान और मुशाबिरम खान वापस लौट आए। मास्टर आफ्ताब, जो शहरयार से इजाज़त लेकर बच्चों के साथ साथ ही बाहर निकल गया था, एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आया तो उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें चाय की प्यालियाँ और बिस्किट रखे हुए थे। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? शहरयार ने से टोका। आपने यहाँ आने की जो तकलीफ़ की है, इसके मुकाबले में ये तकलीफ़ कुछ भी नहीं। मैं एक बार फिर आपको यही जवाब दूंगा कि ये मेरे फ़राइज़ का हिस्सा है। मास्टर आफ्ताब की बात सुनने के बाद जवाब में शहरयार ने कहा और फिर चाय की प्याली उठाकर होंठों से लगा ली। अब्दुल मन्नान नोट कर रहा था कि शहरयार का अंदाज मास्टर आफ्ताब के साथ कदरे मुख्तलिफ है। वो जो एक अकड़सी इसके अंदर नज़र आती थी, इसका यहाँ कोई नामो निशान नहीं था और वो बहुत नरम खू नज़र आता था। अब्दुल मन्नान शहरयार के इस अंदाज को पहचानने लगा था। वो लोग जैसे पसंद आते थे, इनके साथ इसका बर्ताव ऐसा ही होता था। चाय बहुत अच्छी बनाई है आपने। शुक्रिया सर। शहरयार की तारीफ पर मास्टर आफ्ताब यही कह सका। अभी इन लोगों ने मुश्किल से आधी प्याली चाय ही पी थी कि सर से पैर तक चादर में लिपटी एक लड़की धार से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। लड़की का चेहरा नकाब में छुपा हुआ था और वो घबराई हुई सी महसूस हो रही थी। क्या बात है बीबी, आपको किससे मिलना है? अब्दुल मन्नान फौरन ही अलर्ट हुआ और लड़की से पूछा। मुझे एसी साहब से मिलना है, लड़की ने कपकपाती हुई आवाज़ में जवाब दिया। फरमाइए मोहतरमा, मैं हूँ एसी शहरयार आदिल, आपको मुझसे क्या काम है? शहरयार फौरन लड़की की तरफ मुतवज्जा हुआ। लड़की किसी मुश्किल में मुब्तला नजर आती थी और यकीनन शहरयार की आमद का ऐलान सुनकर वहां आई थी। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन मैं अकेले में आपको अपना मसला बताऊंगी, लड़की ने जवाब दिया और अपनी नकाब से झांकती बड़ी बड़ी आंखों में उम्मीद लिए शहरयार की तरफ देखने लगी। शहरयार ने देखा कि अब्दुल मन्नान उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देख रहा है। शहरयार ने अपने सर की जुम्बिश से इशारा किया, जिसे समझते हुए अब्दुल मन्नान ने फौरन अपनी जगह छोड़ दी। मुशाबिरम खान और मास्टर आफ्ताब ने भी उसकी पैरवी की और वो सब कमरे से बाहर निकल गए। इनके बाहर निकलते ही लड़की ने झट कमरे का दरवाज़ा बंद किया और शहरयार के सामने आ खड़ी हुई। तशरीफ़ रखें, शहरयार ने से कहा तो वो कुर्सी पर बैठ गई और वो कतरे मुतमईन लग रही थी। इसने चेहरे पर से चादर का नकाब हटा दिया था। नकाब के पीछे से नमूदार होने वाला इसका भोला भाला शफाफ चेहरा चंद पल के लिए ऐसी शहरयार आदिल को मबहूत कर गया। वो इस चेहरे को इससे कब चौधरी इफ्तिखार की हवेली में भी देख चुका था। इस वक्त इसने सिर्फ एक नज़र ही देखा था, लेकिन फिर भी इसकी याददाश्त में वो चेहरा महफूज था। इस वक्त भी इसने इस चेहरे में कशिश महसूस की थी और आज भी वो चौंके बगैर नहीं रह सका था। वो एक ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखता था जहाँ लड़के लड़कियों के आज़ादाना मेल मिलाप को मायूब नहीं समझा जाता था।
اس نے تعلیم بھی زیادہ تر مخلوط تعلیمی اداروں میں حاصل کی تھی، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور طرح دار لڑکی نظر آتی تھی۔ شہریار کبھی کسی چہرے کی طرف دیکھ کر یوں ساکت نہیں ہوا تھا، لیکن اس کم عمر اور سادہ سی لڑکی کے حسن میں کچھ الگ سی بات تھی جس نے شہریار کی نظر کو باندھ دیا تھا۔ لڑکی اس کو خود پر یوں نظریں جمائے دیکھ کر ذرا سا کسمس آئی تو شہریار کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ لیکن پلیز پہلے آپ مجھے اپنا نام بتا دیں۔ وہ فوراً ہی اپنے فرض کی طرف پلٹ آیا۔ میرا نام ماہ بانو ہے اور مجھے چودھری افتخار عالم شاہ کے چنگل سے بچنے کے لیے آپ کی مدد درکار ہے۔ اس کی بات سن کر شہریار بری طرح چونکا۔ ابھی وہ اس سلسلے میں کوئی سوال نہیں کر سکا تھا کہ دروازہ زور سے کھلا اور ماسٹر آفتاب تیزی سے اندر آیا۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، لیکن اس گھبراہٹ کے باوجود وہ دروازہ بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ چودھری افتخار کی جیپ اسی طرف آ رہی ہے۔ یقیناً مسجد سے ہونے والے اعلان کی اطلاع ان تک پہنچ گئی ہے اور اب وہ آپ سے ملنے یہاں آ رہے ہیں۔ ماسٹر آفتاب کی دی ہوئی اطلاع نے کسی خون آشام بھیڑیے کی طرح ماہ بانو کے چہرے کا سارا خون چوس کر پل میں اسے زرد کر ڈالا۔ وہ جس سے بچنے کے لیے یہاں آئی تھی وہ خود یہاں آ رہا تھا۔ چند کرسیوں کے سوا ہر طرح کے فرنیچر سے آری اس خالی کمرے میں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اوپر دیوار میں ایک روشن دان نظر آ رہا تھا، لیکن اس میں بھی سلاخیں موجود تھیں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلتی تو چودھری سے سامنا لازمی تھا۔ اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ اب کہاں جائے۔ خود شہریار بھی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اس لڑکی ماہ بانو کی یہاں آمد کا مقصد سن چکا تھا۔ پوری بات تو اس کے علم میں نہیں آئی تھی، لیکن یہ طے تھا کہ اسے چودھری سے کوئی شدید قسم کا خطرہ درپیش ہے، اور اس صورتحال میں چودھری افتخار کا ماہ بانو کو یہاں دیکھنا اور بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ اسے یہاں دیکھتے ہی سمجھ جاتا کہ وہ اس کے خلاف مدد مانگنے شہریار کے پاس آئی ہے۔ یعنی ماہ بانو پوری طرح خطرے میں گھری ہوئی تھی، لیکن شہریار بھی کیا کر سکتا تھا؟ نہ تو ماہ بانو کو چھپانے کی کوئی صورت تھی اور نہ ہی چودھری افتخار کو اندر آنے سے روکا جا سکتا تھا۔ لمحے بہت تیزی سے بیت رہے تھے۔ چودھری افتخار کسی بھی لمحے یہاں پہنچ سکتا تھا۔ وہ پہنچ جاتا تو ماہ بانو کے لیے بہت برا ہوتا۔ وہ اپنے بچاؤ کی آخری امید کے طور پر اس نئے اے سی تک پہنچی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اے سی براہ راست چودھری سے اس کے لیے ٹکر نہیں لے سکتا تھا۔ بہتر یہی تھا کہ اس کا چودھری کے ساتھ سامنا نہ ہو، لیکن اسے کوئی جائے فرار بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پلیز سر، کچھ کریں۔ اگر چودھری نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا۔ ماہ بانو کو کچھ سجائی نہیں دیا تو شہریار سے ہی مدد مانگنے لگی، مگر شہریار خود پوری طرح کمرے کا جائزہ لے چکا تھا۔ یہاں کوئی بھی ایسی جگہ موجود نہیں تھی جس کے پیچھے ماہ بانو کو چھپایا جا سکتا۔